So beta dear children, let us begin. हम डिस्कस कर रहे थे बेटा लास्ट टाइम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपने बेटे कंप्लीट कर लिया था और कि ग्रेविटेशन में तो आपको एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी अब कि है बेटा बता दीजिए किसी भी स्टूडेंट को ग्रेविटेशन वाला हमने कल ग्रेविटेशन वाला उसके बाद कुछ और डिस्कस करना स्टार्ट किया कि नहीं अभी सो नया चैप्टर स्टार्ट करें फिर बेटा So we have work, energy and power. Let us begin with that. Today is 15th. Work, energy and power beta. Work, energy and power beta. Let us begin with this concept, this chapter rather. Work done क्या है, कौन कौन सी टाइप्स का है वर्क डन का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, मैथमेटिकल टर्म्स में वर्क डन क्या है. लेट अस बेटे प्रोसीड विद दिस ऑल बेटा. वर्क डन बेटा, अगर हम बेटे सिंपली इसको डिफाइन करना चाहें वर्क डन को, वी विल से दैट बेटा वर्क जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फोर्स अप्लाई करने पे अगर वो ऑब्जेक्ट बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव कर जाए, देन वी से दैट कि वर्क जो है वो हुआ है. अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो हमारा वर्क डन भी नहीं माना जाएगा इन दी लैंग्वेज ऑफ योर साइंस बेटा. सो डेफिनेशन पार्ट के रिगार्डिंग बेटे वी कैन से दैट वर्क इज said to be done if the object moves in the direction of force apply. जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है ऑब्जेक्ट पे, उस डायरेक्शन में बेटे आपका जो ऑब्जेक्ट है ये अगर मूव करना स्टार्ट करेगा, वी विल से दैट कि आपका वर्क जो है ये हुआ है. हाँ जी बेटे, हाँ वो भी चीज बेटे सेम ही है. वर्क इज सेड टू बी डन इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कि फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन जो है, यही आपका जो है इसका मीनिंग आपको अगर उसी पे आ रहा हूं बेटे विद इन ए मिनट. इमेजिन कर लीजिए आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्ट्रेट रोड है. इस स्ट्रेट रोड पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए. मास जो है ईमानी, बेटा आई एम सीइंग यू रेज्ड हैंड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. यस बेटा ईमानी बेटा, if any doubt is there beta you can unmute yourself. and Arman Imani. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बोलो बेटे डाउट आपका क्या है. सर मेरे फ्रेंड प्रभनुर का फोन आया था, वो कह रहा है कि वो वेटिंग रूम में है. बेटे आई एम अनएबल टू हियर यू बेटा. अरमान इमानी. सर आप कई स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में है. मेरे को फोन आ रहा था मेरे फ्रेंड का, वो कह रहा है कि उसको एडमिट कर लो. मैं देखता हूँ. ओके ओके बेटे थैंक यू. सो बेटे ये हमारे पास सेटअप है, स्ट्रेट लाइन है,
यू कैन से स्ट्रेट रोड है बेटा, इस स्ट्रेट सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है इसको बेटा प्लेस कर रखा है, ए पॉइंट पे है, और आपने ये फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे, एंड ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स बेटा आपका जो ऑब्जेक्ट है दिस बॉय बेटा इधर आ जाइए पहली सीट पे, ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये बी पॉइंट पे पहुंच गया है, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ए से लेकर बी तक, ये एस के बराबर का बेटा डिस्टेंस जो है ये बन जाया करता है। तो अकॉर्डिंग टू बेटा डेफिनेशन वी विल से दैट कि वर्क डन जो है, जब आप इस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस की बात करेंगे, वर्क डन जो होगा बेटा this is equal to your force multiplied by the distance covered. Simply W is ये तब वैलिड है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ट्रेवल करता है। लेकिन बेटे ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे आप अभी अभी बता रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स किसी और डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया है, वो मूव किसी और डायरेक्शन में कर रहा है, then what will be the case, then what will be the situation beta? Let us focus upon that particular concept now. अब इमेजिन कर लीजिए जो फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे थे इस डायरेक्शन में नहीं अप्लाई कर रहे हैं। जरा समझने वाली बात है बेटे, सारे बच्चे ध्यान देना। हमने इमेजिन कर लीजिए फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, दिस इज द अप्लाइड फोर्स एफ बेटा, और ये जो अप्लाइड ये बीप कर रहा है सर बीच बीच में, बीच बीच में ये बीप कर रहा है। सो यस बेटा ध्यान दीजिए अब सारे स्टूडेंट्स बेटा, हमने फोर्स अप्लाई किया है और ये फोर्स अप्लाइड जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमने किस तरीके से इसको टैकल करना है, आपने इमेजिन कर लेना है कि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बेटे थीटा एंगल जो है ये बना रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। अब बेटे ऐसे केसेस में बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक कोई पर्टिकुलर वर्क है, कोई काम एक पर्टिकुलर पर्सन जो है कंप्लीट कर लेता है, अगर उसी वर्क को दो पर्संस कंप्लीट करें तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो जो वर्क डन बाय द सिंगल पर्सन है या जो भी आपका पर्टिकुलर फोर्स अप्लाइड बाय द सिंगल पर्सन है उतना ही फोर्स वो दोनों पर्संस इंडिविजुअली अप्लाई करके वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। वो चीज को यहाँ पे हम बेटे इस फॉर्म में अगर देखना चाहें, आपके पास अप्लाइड फोर्स एफ है, इस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, मान लीजिए ये नहीं है, इसको मैं दो फोर्सेस में स्प्लिट कर देता हूं, तोड़ देता हूं, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना हुआ पड़ा होता है उसको आप हमेशा याद रखिए कॉस थीटा कंपोनेंट कहते हैं, और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं बना हुआ इसको बेटे हम साइन थीटा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां तो आप इसके साथ ये डिस्प्लेसमेंट को देख लो, अगर आप इसको छोड़ रहे हो तो फिर ये दोनों ही इतना काम कर रही हैं, एक नहीं कर रही। दो केसेस बन गए, यहां तो एफ फोर्स अप्लाई किया आपने एट एन एंगल थीटा और ये ए से लेकर बी तक आपके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देता है। सेकेंडली क्या है, आपने क्या किया बेटा, इसको अप्लाई नहीं किया, एक फोर्स ये अप्लाई की है, एक ये अप्लाई की है, ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पहले फोर्स की तरह डिस्प्लेस कर रही है। अब बेटे देखो, इसको मैं छोड़ देता हूं, मेरे पास जो डायग्राम है, डायग्राम में मेरे पास बेटे एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन में है। अगर मुझे वर्क डन को डिफाइन करना हो, जैसे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं बेटे लिखूंगा कि वर्क डन जो है
अब देखो इस तरफ फोर्स कितना है, नॉट एफ बट एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की कुछ वैल्यू होगी पॉइंट्स में, उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अल्टीमेटली तो ये फोर्स ही है ना बेटा, इसको आपने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास वर्क डन बन गया। इसको मैं मॉडिफाई कर लूं पुत्र अगर, तो इट विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये मेरे पास फार्मूला बन जाता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर इसका क्या फायदा, बट दिस इज डूइंग अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो हमने कर रखा है ऑलरेडी। हमने कहना है कि फोर्स अगर डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन में है तो हम वर्क डन कहते हैं। अब तो इस डायरेक्शन में है ही नहीं है, तो ये कंपोनेंट फोर्स का कोई वर्क नहीं करता है। तो फिर ये करता क्या है, हमें पता तो होना चाहिए कि ये करेगा क्या। बच्चों, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है हमेशा याद रखिए ये सिर्फ डायरेक्शन को बदलने में हेल्प करता है, मैग्नीट्यूड को कभी भी ये चेंज नहीं करता। मान लो वर्क डन हमारा 20 जूल्स के बराबर हुआ, ठीक है जी, तो वर्क डन आपका फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला को अगर देखें तो अगर आप cos थीटा ना भी लो, W को आप F इंटू एस कह देते हैं, तो फोर्स तो आपका वेक्टर है ना बेटा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे वर्क डन उसी डायरेक्शन में होगा। और अब हमने कौन सा फोर्स लिया है, जो डिस्टेंस की डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड को नहीं बदल पाएगा, तो फिर ये करेगा क्या, ये खाली डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो इन दिस मैनर बेटा हम इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ स्प्लिट करके अपने फोर्स को इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और पुत्र थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस केस में अगर बेटे मैं यहाँ पे स्पेशल केसेस अपने जो हैं उनके बारे में बात करके देखूं, इमेजिन कर लीजिए आपका जो थीटा है ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स इस तरफ नहीं है, ये ऐसे पैरेलल हो गई। तो पुत्र याद रखिए हमेशा कॉस ऑफ एंगल 0 ये 1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, आपको याद रखनी पड़ेगी। सो इस केस में वर्क डन बन जाएगा एफ एस कॉस 0, ये तो आपका 1 के बराबर है, वर्क डन बन गया एफ इंटू एस। और ये बेटे आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्क डन जो है इस केस में हो जाया करता है, जब आप बेटा अपने फोर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड जो है अप्लाई कर देते हैं। सेकंड मेरे पास बेटे सिचुएशन बन जाती है कि जब मैं एंगल थीटा को 90 डिग्री कर दूं, देन व्हाट हैपेंस बेटा, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा। W कितना होगा उस केस में, सेकंड केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन इज एफ एस कॉस 90। हमेशा पुत्र याद रखो कॉस 90 इसकी वैल्यू 0 होती है, आपने cos 90 की वैल्यू 0 याद रखनी है। तो अगर आप 0 से f इंटू एस को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रह जाएगा। सो वर्क डन जो है इट विल ऑब्वियसली बिकम बेटा 0 और नो वर्क विल बी डन। देन इसके बाद बेटे मेरे पास थर्ड केस अराइज हो जाया करता है कि अगर हमारा फोर्स अप्लाइड और डिस्टेंस कवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे आप कह रहे थे थीटा आपका उस केस में 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, और अगर 180 है तो cos ऑफ 180 डिग्री -1 हुआ करता है, और हमारा जो वर्क डन है W जो है एफ एस cos 180 -1 था, तो वर्क डन माइनस एफ एस के बराबर है, नेगेटिव वर्क डन आपका हो गया। ये जो नेगेटिव वर्क डन है ये बेटा मिनिमम वर्क है, ये 0 से भी कम है। अब 0 मिनिमम नहीं है, ये नेगेटिव है, ये उससे भी कम वर्क हुआ है। सो इन दिस मैनर आप बेटा ये वर्क डन की जो टाइप्स हैं इनके बारे में बात कर सकते हैं। देन मैं थोड़ा यूनिट्स के बारे में पहले बात कर लूं, फिर बेटे आपको इनकी एग्जांपल्स, चलो एग्जांपल्स पहले ही कर लेते हैं। जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड मूवमेंट की बात करते हैं, इस केस में आपका बेस्ट एग्जांपल बेटे जो है, जो हमने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग डिस्प्लेस किया था, वी कैन हैव दैट केस डिस्कस्ड बेटा। देन सेकेंडली 90 डिग्री का केस जरा समझिए, इस एग्जांपल को समझिए। 90 डिग्री के केस में क्या होगा, आप
इमेजिन कर लो ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है और ये पर्सन जो है बेटा ये अपने हेड पे कोई लोड कैरी करके बेटा, हाँ जी कहाँ पे 12 to 12 मेरा अपना भी आज पेपर है, उनको बता दीजिए। कॉमर्स वाली क्लास है, एक मिनट देखना, बी सेक्शन है कि ये बी 12 to 12:50, ठीक है जी। सो बेटे ये कोई पर्सन अपने हेड पे लोड उठाकर मान लीजिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस केस में जो फोर्स अप्लाइड है इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जो मूवमेंट है पर्सन का इट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा। और ये एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री जब होगा बेटा तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि इस केस में हमारा जो वर्क डन है इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज वर्क डन इज एफ एस कॉस 90। कॉस 90 ने इसको 0 कर दिया। तो हमेशा याद रखिए जब आप बेटे फोर्स अप्लाई करते हैं अगर डिस्टेंस कवर्ड इसके परपेंडिकुलर होगा नो वर्क विल बी डन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क डन। एक और एग्जांपल हम बेटे जनरली लिया करते हैं कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है देन बेटे वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0 बेटा। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास कोई सर्कुलर ट्रैक है और आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और आप इस तरीके से इसकी मूवमेंट को स्टडी कर रहे हो। इस पोजीशन पे इस जगह पर जब आप बात करते हैं इस पॉइंट पे जब आप बात करते हैं एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना होता है? एफ सेंट्रीपिटल नो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। याद रखिए हमेशा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा वो फोर्स होती है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एक्ट करती है। एग्जांपल एक छोटा सा समझिए। हाँ बेटे वो और वो सेंट्रीपिटल नहीं है। एक थ्रेड लिया आपने, थ्रेड को आपने एक स्टोन से टाई किया और स्टोन को आप ऐसे सर्कल में मूव करने लग गए। आपके हाथ के साथ कांटेक्ट में वो थ्रेड है, वो स्टोन से लेकर आपके हैंड की तरफ अलोंग द रेडियस फोर्स एक्ट करती है। जब आप इसको छोड़ते हो ना तब वो अलोंग द टेंजेंट मूव करता है। आपने छोड़ा नहीं अभी, आप इसको सर्कल में ऐसे ऐसे मूव करवा रहे हो। उस केस में अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा इतनी फोर्स एक्ट करती है। याद रखिए अगर ये फोर्स एक्ट नहीं करे तो आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव नहीं कर सकता। ये जरूरी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करना चाहता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर चाहिए होगा। और कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा यही हम बेटे डिसाइड किया करते हैं और वही मोशन का जो टाइप है वो आपको इंडिकेट कर देता है कि कहां से वो फोर्स जो है ये आ रही है बेटा। इस केस में बेटा हम बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स की, यहाँ पे इतनी लग रही है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इस फोर्स ने कितना वर्क किया? W जो है इट विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस 90। कॉस 90 इसको 0 कर देगा, वर्क डन विल बिकम बेटा 0। सो इन दिस मैनर बेटे हम 0 वर्क डन की ये वाली एग्जांपल जो है इसको दे सकते हैं। हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट केस है बेटा दैट इज नेगेटिव वर्क डन का जो आपने किया था। बेस्ट एग्जांपल उसका क्या दे सकते हैं? एक स्टोन को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ये इमेजिन कर लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे कोई पर्सन ने एक स्टोन को बेटा इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। स्टोन इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। इस केस में याद रखिए वर्क डन बाय द
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये आपका जो है इट विल बी इक्वल टू बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इनटू कॉस ऑफ 180। क्यों 180? मोशन इधर है, फोर्स इधर है, इन दोनों के बीच में 180 का एंगल बन जाया करता है। सो 180 कॉस की वैल्यू -1 होती है, इट विल बी -fs, और ये 0 से भी कम वर्क होगा। याद रखिए ये हमारा वर्क डन नहीं है। अगर आप कहोगे ये इस पर्सन का वर्क डन नहीं है, ये बिल्कुल भी, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप कह सकते हो। दिस इज नॉट अवर वर्क डन, राइट बेटा? समझ आ गई एग्जांपल्स बेटे सारी? mgh बेटे जब आप फोर्स की बात करोगे ना, अगर आप विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहोगे, फोर्स आपका mg के बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड h के बराबर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी mgh ऑटोमेटिकली। ये तो वर्क डन की बात कर रहे हो ना आप, अदरवाइज अगर आप एनर्जी स्टोर्ड की बात करोगे तो वो पॉजिटिव अपने आप हो गई। आपके पास ही कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको उठाकर हाइट पे लेके जा रहे हो, आप वर्क कर रहे हो ना, और वो जो वर्क डन है वो इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, उसी को आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट बेटा? उस केस में फिर से ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज हुए यहाँ पे, वो वर्क डन आपका, ये आपका वर्क डन नहीं है, ये ग्रेविटी का वर्क डन है। आपका पॉजिटिव ही रहेगा, आप तो उसको उठा के लेके जा रहे हो, और आप तो डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन में मूव फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इन दैट केस आपका वर्क डन नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली। ये डिफरेंस को अपने माइंड में रखिए हमेशा, राइट? अब बेटे मैं यूनिट्स की अगर बात करूं कि फोर्स के कौन कौन से यूनिट्स हैं, किन किन यूनिट्स की टर्म्स में हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, लेट अस बेटा फोकस अपॉन दिस फर्दर मोर। यूनिट्स ऑफ वर्क डन बेटा, वर्क डन आपका बेटे अगर हम सिंपल फार्मूला की बात करें, W जो है Fs के बराबर था। फोर्स आपका SI सिस्टम में न्यूटन में मेजर किया जाता है। डिस्टेंस कवर्ड SI सिस्टम में कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बेटा, डिस्टेंस कवर्ड के क्या यूनिट्स होते हैं SI सिस्टम में? इधर देखो ना, फिर उधर क्या देख रहे हो आप? इट इज इन मीटर्स, डिस्टेंस कवर्ड मीटर्स में होता है। इसमें पुट कर दो दोनों यूनिट्स बेटा, आपका वर्क डन जो होगा दैट विल बी न्यूटन मीटर, और इसको आप बेटे जूल्स बोल दिया करते हैं। सो हमेशा याद रखिए बेटा, SI सिस्टम में वर्क डन को आप जूल्स में, एंड CGS सिस्टम में आप वर्क डन को अर्ग्स में मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट बेटा यूनिट्स बेटा, क्लियर बेटा? कई बार आप इनके बीच में रिलेशनशिप की भी बात कर लेते हैं कि जूल और अर्ग कैसे रिलेटेड हैं, आइए वो भी देख ही लेते हैं। ये आपका वर्क डन था, WFS के बराबर था। 1 जूल वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर तक आपके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देगा, राइट? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये 100 सेंटीमीटर्स। तो ये बन गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, ये आपके अर्ग्स होते हैं। सो दिस इज 10⁷ अर्ग्स बेटा। सो 1 जूल 10⁷ अर्ग्स के बराबर जो है आपको मिल जाता है, राइट बेटे? क्लियर हो गया सारे बच्चों को बेटा? सो प्रेजेंटली हमने वर्क डन, इसकी जो टाइप्स हैं, पॉजिटिव वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन क्या है, जीरो वर्क डन क्या है, इसके बारे में ब्रीफली बात किया। एंड देन इसके यूनिट्स के बारे में CGS और SI में बात की, और यूनिट्स के बीच में जो आपका रिलेशनशिप है इसकी भी बात की। देन बेटे लेट अस फोकस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बेटे आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज आपका जो फोर्स है और जो डिस्टेंस कवर्ड है ये बेटा
आपने सेम डायरेक्शन में लिया है, जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हो तो आपका डायरेक्शन दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली नलीफाई हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और फर्दर मोर बेटे जिन जिन पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज का कोई ना कोई डायरेक्शन रहता है उस केस में वो सारी की सारी वेक्टर कहलाएंगी, अदरवाइज वेक्टर नहीं है बेटा। चलें आगे बेटा। नेक्स्ट बेटे वी हैव काइनेटिक एनर्जी बेटा। जब कोई भी चीज बेटा मूव करती है, मे बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल रोड और सम अदर सरफेस, वी से दैट की मूविंग ऑब्जेक्ट जो है दैट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने कुछ काइनेटिक एनर्जी जो पोजेस की है, जो एनर्जी रादर पोजेस की है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, इसका फार्मूला है 1/2 मास इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, या आप ऐसे कह सकते हैं इट इज हाफ mv का स्क्वायर बेटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। कहां से आया, आइए बेटे इसको थोड़ा सा देखें कि ये कैसे डिराइव किया जा सकता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। एक हॉरिजॉन्टल रोड हमने या हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने इमेजिन किया। इस सरफेस पे बेटे हमने एक ये टॉय कार इमेजिन कर लिया कि रेस्ट पे है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपने फोर्स अप्लाई किया इस टॉय कार पे, इस फोर्स की वजह से जो टॉय कार है इसने बी पॉइंट तक एस के बराबर का डिस्टेंस कवर किया, और यहां पे इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, ये भी हमने नोटिस किया। यहां पे वर्क डन कितना होगा, w कितना होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड। और बेटा फोर्स आपका जो है आपने प्रीवियस चैप्टर में m इंटू ए के बराबर कहा था, इसमें पुट कर दो, वर्क डन आ गया m इंटू ए इंटू एस। अगर वर्क डन की आप बात करो, रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन को अगर हम कह दें कि नहीं है, इग्नोर कर दें कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो सारे का सारा वर्क डन जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी m इंटू ए इंटू एस के बराबर आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आपको याद होगा आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बराबर है। इनिशियली वी वर हैविंग अवर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, u was 0, b square is equal to 2as and as is equal to half v square. We can substitute the value of as from here in this equation. So क्या बना हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज m, as की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, हाफ v स्क्वायर। सो बेटे काइनेटिक एनर्जी बन गई 1/2 m इंटू v का स्क्वायर। सो इन दिस मैनर आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फिर से बेटे ब्रीफली समझ लो एक बार। हॉरिजॉन्टल रोड है, ये आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाइड की वजह से डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में इस टॉय कार ने कवर किया, ये हमारा वर्क डन है। अगर हम बेटे फ्रिक्शन इग्नोर कर देते हैं सरफेस और टायर्स के बीच में, तो बेटे ऑब्वियसली हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन है इस केस में, ये सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। और
वर्क डन की जगह पे फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया बेटा, और ये m इंटू ए इंटू एस के बराबर आ गया। फर्दर मोर बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया यहाँ पे, इसमें से हमने ए एस का वैल्यू निकाल लिया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और हमारा एनर्जी जो है दिस इज टर्निंग आउट टू बी 1/2 इंटू मास इंटू स्केयर ऑफ द वेलोसिटी। सो इन दिस मैनर आप अपना जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप है इसको वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? एक छोटा सा बेटे कंसेप्ट और है, कई बार काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करना पड़ जाता है, एक दो स्टेप्स हैं, आइए इसको भी कंपाइल अप कर लें। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या है और कैसे रिलेटेड है बेटा? लेट अस फोकस अपॉन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपने अभी अभी काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर प्रूव किया, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दिया हमने। सो जब ठीक है जी, सो वी विल हैव एनर्जी ई टू बी इक्वल टू 1/2 एम इंटू एम का स्क्वायर, ये वी का स्क्वायर एज सच है और डिनोमिनेटर में m पड़ा है एज सच बेटा। इसको बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं 1/2 m इंटू वी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। बेटे मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। वेरी गुड। सो आपको यहां पे काइनेटिक एनर्जी E जो है p स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर मिल गया बेटा। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि काइनेटिक, या तो इसको ऐसे यूज कर लो अगर आपको जरूरत पड़े, और अगर आप इसको फॉर्म को मॉडिफाई करना चाहते हैं p का स्क्वायर 2m को इधर ले जाओ, 2m e के बराबर आ गया, p विल बी √2 इंटू एम इंटू ई बेटा। सो इन दिस मैनर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट वाली बात तो नहीं किसी स्टूडेंट को बेटा? यहां पे बहुत बार क्वेश्चन आपसे प्रीवियस टर्म्स एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि अगर आपका मोमेंटम 100% इंक्रीज कर दिया जाए तो परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकालो, या अगर काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ा दी गई है तो मोमेंटम का चेंज निकालिए। एक नोट कर लीजिए, फिर कल डिस्कस कर लेंगे, आप करके देखना घर पे। राइट बेटा? चलिए, एनी हो बेटा, बेल हैज गॉन नाउ, कल करेंगे। थैंक यू ऑल बेटा।